Welcome to the BTech Zone. Today I am going to discuss with you law of static friction and law of kinetic or dynamic friction. Our first point is that the force of friction is always act in direction opposite to that in which the body stands to move. कि हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव कर रही होती है. और सेकंड पॉइंट हमारा द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स, कि जितने ही हम फोर्स बॉडी पे लगा रहे हैं उतनी ही रेजिस्टेंस फोर्स है, यानी सॉरी रेजिस्टेंस नहीं या फ्रिक्शन फोर्स है, तो बॉडी मूव नहीं करेगी, वो रेस्ट पे रहेगी यानी स्टैटिक्स में रहेगी. तो उसे हम स्टैटिक्स फ्रिक्शन कहते हैं. और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर हमने कम फोर्स लगाया एज कम्पेयर टू स्टैटिक यानी रेजिस्टेंस फोर्स के यानी स्टैटिक फोर्स के, यानी बॉडी जितने भी मूव करनी चाहिए उतनी हमने फोर्स नहीं लगाई, उससे कम लगाई, तो भी बॉडी रेस्ट पे रहेगी यानी स्टैटिक्स पे रहेगी विच इज टेंड्स टू मूव. और थर्ड पॉइंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन being a constant ratio to the normal reactions of body between the two surface mathematically equal to f upon r n constant. मतलब कि जो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, यानी जो भी आप कह सकते हो समझने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स होती है जो, और नॉर्मल रेजिस्टेंस होती है जो ऊपर से बॉडी के ऊपर लगता है, उनका जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा. अब फोर्थ पॉइंट हमारा द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडी, कि जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट होगा, किसी एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा बॉडी के कि जो कॉन्टैक्ट पे होगा बिटवीन द टू सरफेस, बट वो डिपेंड करेगा द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द रफनेस ऑफ सरफेस, की बॉडी कितनी रफ है. जितनी ज़्यादा बॉडी रफ होगी उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा, बॉडी उतनी मुश्किल होगा उसको मूव करने में, तो उस पर फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा. सो दिस इज़ द 4 पॉइंट्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. our next point is law of kinetic or dynamic friction. The force of friction is always act in a direction opposite to that in which the body tends to move. ये फर्स्ट पॉइंट सेम है स्टैटिक फ्रिक्शन का. अब अपना नेक्स्ट पॉइंट्स देख लेते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन मीन्स कांस्टेंट रेशियो ऑफ द नॉर्मल रिएक्शंस बिटवीन द टू सरफेस, कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये भी बिल्कुल सेम थोड़ी बहुत लाइन मिलती है हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन के इस थर्ड पॉइंट की तरह. तो हम एक बार देख लेते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो मैग्नीट्यूड होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन होता है, उन दोनों का जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है तब तक, बट पर द रेशियो ऑफ स्लाइटली लेस देन द इन केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तब तक वो सेम रहता है यानी कांस्टेंट रहता है जब तक कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है कम ना होने लगे. जब लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होती है तो बॉडी मूव करना शुरू कर देती है, और जब बॉडी मूव करेगी तो जो फ्रिक्शन जो काइनेटिक फ्रिक्शन है और नॉर्मल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू कांस्टेंट वो कम हो जाएगी या फिर चेंज होने लगेगी. द मॉडरेट स्पीड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिमेन कांस्टेंट बट इट इज डिक्रीज स्लाइटली विद इंक्रीज इन स्पीड. जो मॉडरेट स्पीड होती है यानी आराम से धीमी गति में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसकी जो फ्रिक्शन है वो रिमेन कांस्टेंट होती है. हम कांस्टेंट मान सकते हैं कि इसकी जो फ्रिक्शन है 10 है, 12 है, 5 है, कुछ भी है, हम उसे कांस्टेंट मान सकते हैं. पर इट डिक्रीज स्लाइटली, और वो डिक्रीज तब होना शुरू करती है जब वो वही बॉडी फुल स्पीड में हो या फिर स्पीड ज़्यादा हो जाए उसकी, तो जो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो कम हो जाती है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगले वीडियो में और 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स क्लियर कर